हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आप लोग जब मेरे पास मॉक इंटरव्यू में आओगे तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि क्या आपने प्लेसमेंट की वीडियो सीरीज देखी है। तो ये वीडियो सीरीज देखे बिना आपको मॉक इंटरव्यू के लिए नहीं आना है, क्योंकि ये मॉक इंटरव्यू की और रियल इंटरव्यू की फाउंडेशन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर स्टूडेंट मेरे पास आए और जो चीजें मुझे मॉक इंटरव्यू में सिखानी होती हैं आपको, वो सारी चीजें मैं हर स्टूडेंट को बार बार सिखाऊं। क्योंकि वो सारी चीजें जो मॉक इंटरव्यू मुझे सिखानी है, वो मैं इस वीडियो सीरीज में आपको सिखा के जा रहा हूं। तो आप ये वीडियो सीरीज पहले देखो, चीजों को समझो, और वीडियोस देखने के बाद आप उनको पहले प्रैक्टिस करो घर पे, और फिर मुझे आकर के मॉक इंटरव्यू में परफॉर्म करो। इज दैट क्लियर? अब आपको ये वीडियोस देखनी कैसे है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इनमें हर वीडियो को आप देखोगे, देखते देखते आपको नोटबुक में, रजिस्टर में नोट बनाने हैं कि पहली वीडियो जो कि इंटरव्यू प्लानिंग की है, उस इंटरव्यू प्लानिंग में क्या क्या बातें मैंने आपको सिखाई। कुछ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको पसंद आएंगे। वो पॉइंट्स आपको अपने रजिस्टर में लिखने हैं। ऐसा भी होगा कि कुछ पॉइंट्स जो आपके दिमाग में आए परंतु मैंने नहीं बोले, तो आप वीडियो पॉज करके पहले उन पॉइंट्स को भी अपने रजिस्टर में लिखोगे। क्योंकि क्या हो रहा है, ये मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो तो देखते हैं परंतु अपने मॉक इंटरव्यू की पूरी प्रोसेस में उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। भाई, जैसे इंट्रोडक्शन की प्लानिंग है, जो वैल्यूएशन के क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना है, इंट्रोडक्शन है, या मॉडल की एक्सप्लेनेशंस हैं, कहीं पर भी परफेक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वीडियो देखी और आपने जो वीडियो में सीखा, वीडियो के एंड में सब भूल गए। तो अच्छा तरीका क्या है कि आप वीडियो देखो, वीडियो में जो बताया जा रहा है वो सारा आप अपनी नोटबुक में लिखो। पहली वीडियो में क्या किया, ये 10-15 पॉइंट सीखे। दूसरी वीडियो में क्या सिखाया, ये 10-15 पॉइंट सीखे। अब क्या होगा, मान लो 1 घंटे की वीडियो है या आधे घंटे की वीडियो है, वो आधे घंटे की वीडियो दोबारा देखने में आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा, आपको बहुत बोरिंग लगेगा। फर्स्ट टाइम वीडियो देखने में थोड़ा मजा आता है, दूसरी बार वीडियो देखने में थोड़ा बोरिंग लगता है। तो पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास आपका रजिस्टर होगा और वो सारे पॉइंट्स आपके पास लिखित में होंगे। आप एक बार में स्कैन करके पूरा समझ सकते हो कि वीडियो में हमने क्या सीखा था। दूसरी बात, जब आप मेरे पास मॉक इंटरव्यू के लिए आओगे, मैं वो रजिस्टर देखूंगा जहां पर आपने ये सारे पॉइंट्स अपने लिखे हैं। आपको ये मेरी बात पूरी समझ आ गई होगी। इस वीडियो सीरीज में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि आपको इंटरव्यू को कैसे प्लान करना है, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अपने रिज्यूमे में लिखने ही लिखने हैं, और उन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कशन हो। ऐसा आप क्या करें इंटरव्यू के अंदर कि डिस्कशन उन टॉपिक से बाहर ना जाए। ये सारी चीजों पर मैंने इंटरव्यू प्लानिंग के अंदर सिखाया है। आप इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, क्वेश्चन आंसर्स, वैल्यूएशन के, फाइनेंशियल मॉडलिंग के, रेशियोज के आप कैसे आंसर करोगे, ठीक है, और मॉडल कैसे एक्सप्लेन करोगे, व्हाई शुड आई हायर यू, ये सब क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करोगे, इस वीडियो सीरीज में मैंने आपको सिखाया है। तो वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ, घर पर इंट्रोडक्शन लिखो, क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने आपको ड्यूरिंग द कोर्स दिए हैं उन सबको प्रैक्टिस करो, और फिर मेरे पास मॉक इंटरव्यू के लिए आओ। तब जब आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे मुझे, तो उस इंट्रोडक्शन में मुझे कुछ कमी लगी तो मैं आपको बताऊंगा कि ये पार्ट आप ठीक करिए। उसके साथ आप जो फाइनेंशियल मॉडल एक्सप्लेन करोगे उसमें कुछ कमी लगेगी, मैं उसको ठीक करूंगा। ये बात गलत है कि मेरे को हर बच्चे को सेम बात बार बार सिखानी पड़ रही है। इंट्रोडक्शन, पहला बच्चा आया उसको भी वही बात सिखाओ, दूसरा बच्चा आया उसको भी वही बात सिखाओ। तो ये बात सही नहीं है। आप लोग वीडियो देख करके पहले प्रिंसिपल्स को सीखो, उनको प्रैक्टिस करो, फिर मुझे आप मॉक इंटरव्यू दे करके चीजें समझो। तो अभी सबसे पहली वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करने वाले हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट बात, कि मॉक इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ मिथ्स हैं, वो चीजें क्लियर, मतलब आपका इंटरव्यू में क्या बिहेवियर रहना चाहिए, और इस मॉक इंटरव्यू को आपको एटीट्यूड वाइज कैसे लेना है, वो मैं इसमें बात करने वाला हूं। ठीक है, मॉक इंटरव्यू में मैं, मेरा रोल प्ले क्या है वो भी बताऊंगा, आपका रोल प्ले क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। समझ में आ गई बात? आगे की बात करते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मैं डेफिनेटली
आपसे पूछूंगा, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं रफली, वो सब मैं आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, जो आपने अपने कोर्स में किए हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग और वैल्यूएशन में। हमने क्लास में जो जो टॉपिक सीखे, उनमें से आपको कौन से टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करूंगा मैं। एक सेकंड रुकिए जरा। ये ले लेते हैं। देखो, ये इधर लेफ्ट साइड में ये कंपलसरी टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स आपको करके ही आने हैं। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि जितने टॉपिक्स मैंने आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन प्रोग्राम में सिखाए, वो सारे टॉपिक्स आप करके आओ। ये मैंने क्लास में भी आपको कई बार सिखाया होगा, कई बार बताई होगी कि सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं। सिर्फ ये वाली जो लिस्ट है लेफ्ट साइड में कंपलसरी टॉपिक, सिर्फ इनको करके आइए। आपका एक्सेल कंफर्टेबल होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेशियोज, इनमें क्या क्वेश्चंस हैं, क्या पूछता हूं मैं, वो सभी बताऊंगा। कोई दो फाइनेंशियल मॉडल्स आप करके आओ, तीनों वैल्यूएशन टेक्निक्स, मर्जर मॉडल। अच्छा सुनिए एक और बात, मर्जर मॉडल और प्रोजेक्ट फाइनेंस ये सेकंड मॉक इंटरव्यू के लिए रख लो, और ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आप फर्स्ट मॉक इंटरव्यू के लिए रख लो। और ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे ऑप्शनल हैं। एलबीओ टॉपिक क्लास में किया, आपका अगर इन सभी टॉपिक्स पे कन्वर्ट हो गया है तो आप इन टॉपिक्स को कर सकते हो, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। कंपनी प्रोफाइल पिच बुक क्लास में किया, आपको नहीं करना है मत करो। इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग हमने क्लास में कर लिया, आपको नहीं करना है मत करो। आईपीओ, पावर बीआई या फिर वीबीए, ये टॉपिक्स भी हमने क्लास में अगर किए हैं, क्योंकि ये टॉपिक सभी क्लास में नहीं कराए मैंने, अगर आपके बैच में कराए हैं, आपको नहीं करने हैं, आप मत करिए। तो लेफ्ट वाला जो टॉपिक्स है सिर्फ आप उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करिए और इनको करके आइए। ये वाले जो टॉपिक्स है ना, दरअसल पॉइंट ये है कि सभी कंपनियां नहीं मांगती हैं। अगर ये लेफ्ट वाले कंपल्सरी टॉपिक्स कर लेते हो तो मान के चलना 90% कंपनीज की 90% रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर लोगे। और अगर मान लो कोई कंपनी आपसे मांगती है कि एलबीओ भी आना चाहिए, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी कंपनियां वो एलबीओ की डिमांड कर लेती हैं, तो उस सिचुएशन में आपके पास 2-3 दिन का टाइम तो होता है मॉक इंटरव्यू से पहले। तो एलबीओ की आपने क्लास कर रखी है, 4 से 6 घंटे एलबीओ की प्रैक्टिस करो, ये टॉपिक भी तैयार। परंतु ये वाले जो लेफ्ट के टॉपिक्स हैं इनको परफेक्ट कर लो, इसमें किसी तरह की कोताही, किसी तरह की वो नहीं चाहिए, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं। ये टॉपिक्स आपको करने हैं, बस ये है कि फर्स्ट मॉक इंटरव्यू के लिए ये ऑप्शनल है, सेकंड मॉक इंटरव्यू मर्जर मॉडल प्रोजेक्ट फाइनेंस भी एक्सप्लेन करना पूरा आना चाहिए, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो भी आपको करने आने चाहिए। पॉइंट इज क्लियर। चलिए, तो ये सब क्लियर है कि कई बच्चे क्या होता है ना, कोर्स कंप्लीट हो जाता है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी 15 दिन, 20 दिन, महीना महीना प्रिपरेशन करते रहते हैं और उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जाते हैं जो पूरा महीना निकल जाता है कोर्स कंप्लीशन के बाद भी, और वो ये जो ऑप्शनल टॉपिक्स हैं इनकी प्रिपरेशन करते रहते हैं। और उनको ये लगता है कि जैसे मान लो वो इंडस्ट्री रिसर्च कर रहे हैं तो उनको लगेगा कि वो वैल्यूएशन भूल गए, फिर वो वैल्यूएशन रिवाइज करने लगेंगे तो उनको लगेगा कंपनी प्रोफाइल पिच बुक भूल गए, वो कंपनी प्रोफाइल पिच बुक रिवाइज करेंगे तो लगेगा कि उनको एलबीओ भूल गए। तो 100% कॉन्फिडेंस सभी टॉपिक्स का किसी भी स्टूडेंट को आ ही नहीं सकता। तो इसलिए हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि आप कंपल्सरी टॉपिक्स कर लो, और ये सारी क्लास के टॉपिक्स आपने कर ही रखे हैं। अगर किसी कंपनी ने इन टॉपिक्स की डिमांड भी करी तो आपको 2-3 दिन का टाइम मिलता है इंटरव्यू से पहले, तो आप उस टॉपिक को रिवाइज करके जा सकते हो। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला स्लाइड, इसके आगे की तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉक इंटरव्यूज सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है। मॉक इंटरव्यू, अगर आप एक्सपीरियंस भी हैं, रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो या इररेलेवेंट एक्सपीरियंस हो, आपके लिए मॉक इंटरव्यू बहुत जरूरी है। अगर मॉक इंटरव्यू में नहीं आते और रियल इंटरव्यू में जाते हो तो आपका कोई काम तो नहीं है कि जिंदगी भर आप इंटरव्यू ही दे रहे हो और आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया, आप 100 इंटरव्यू दे चुके हो और आपको सब कुछ पता है। आपकी नॉलेज का होना एक बात है, इंटरव्यू में उस चीज को प्रेजेंट करना दूसरी बात है, क्वेश्चंस को हैंडल करना दूसरी बात है। आपने मेरी पूरी डीसीएफ की वैल्यूएशन की क्लास कर ली, थ्योरी भी कर ली, प्रैक्टिकल भी कर लिया, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस आप हैंडल कर पाओगे अगर आपने क्वेश्चन एंड आंसर्स को प्रैक्टिस नहीं किया।
और वो क्वेश्चन एंड आंसर्स को बोल के एक मॉक इंटरव्यू में दे के नहीं देखा, क्वेश्चन को आंसर करके नहीं देखा, तो ये बिल्कुल भी जरूरी बात नहीं है कि आप इंटरव्यू में रिक्रूटर को इंप्रेस कर पाओगे। हो सकता है कुछ कंफ्यूजन रह जाए। ठीक है, चलो, तो ये वाली बात हमारी पहले क्लियर होगी कि आप बिगिनर हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको मॉक इंटरव्यू देना है। दूसरी बात, आपको कई बार लगता है कि मुझे सब्जेक्ट आता है तो मुझे मॉक इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकता हूँ। तो अगर आप हमारे थ्रू इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, प्लेसमेंट सपोर्ट देख रहे हो, तो मॉक इंटरव्यू कंपलसरी है। ठीक है, आपको लगता है कि आपको सब्जेक्ट आता है तो एक बार आइए, 20-30 क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, डिस्कस करते हैं, रिज्यूमे चेक करते हैं, आपका एक्सपीरियंस समझते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि आपका किस कंपनी में कहाँ इंटरव्यू हो सकता है। डन। मॉक इंटरव्यूज आर जस्ट प्रैक्टिस, नॉट रियल लर्निंग। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस सिर्फ देखने के लिए कि इंटरव्यू कैसे होता है, चलिए एक बार मिले आते हैं मनोज सर से। नहीं नहीं, इस एटीट्यूड से मत आओ। मिलने के लिए आना है, आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु एटीट्यूड ये रखिए कि ये जो मॉक इंटरव्यू है ये आपका एक रियल इंटरव्यू है। इसको रियल इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से उसी तरह का माइंड सेट लेकर के आप आइए कि मनोज सर आपका इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद आपका जॉब देंगे। कुछ ऐसे एटीट्यूड के साथ मेरे पास आना है। ठीक है, कई बार बच्चों को लगता है एक मॉक इंटरव्यू दे तो दिया और हो तो गया। नहीं, मतलब 10 में से 2 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो पहला मॉक इंटरव्यू ही क्लियर कर देते हैं। अभी रिसेंट में मैंने एक लड़की का मॉक इंटरव्यू लिया था। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट मॉक इंटरव्यू में ही इंटरव्यू क्लियर कर दिया। एमबीए लड़की थी, क्लास कंप्लीट होने के 20-25 दिन के बाद मेरे पास आई, मॉक इंटरव्यू दिया, क्या बढ़िया कम्युनिकेशन थी, क्या अच्छा कॉन्फिडेंस था। लेकिन वो लड़की इंटरनली बहुत घबराई हुई थी। ठीक है, मैंने उससे पूछा कि आर यू फीलिंग नर्वस, उसने यस बोल दिया। लेकिन ये बोलना नहीं होता कि नर्वस है हम, पर उसने यस बोल दिया। मैंने इंटरव्यू में प्रेशर डालने की भी कोशिश करी, लेकिन पूरे कंफर्टेबली उसने सारे सवालों के जवाब दिए। टेक्निकली भी आंसर्स ठीक थे, सब चीजें ठीक थी, मॉडल भी एक्सप्लेन किया उसने। तो ऐसा बच्चे बहुत कम होते हैं। 10 में से आप लगाओ 2 बच्चे जो फर्स्ट मॉक इंटरव्यू में ही इंटरव्यू क्लियर कर देते हैं। तो एक मॉक इंटरव्यू ज्यादातर बच्चों के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, मॉक इंटरव्यू से आपका कॉन्फिडेंस कम होता है अगर आप बैड परफॉर्म करोगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मॉक इंटरव्यू देते हो तो आपको अपनी कमियां समझ आती हैं। आपको एक मेरी तरफ से प्लानिंग मिलती है कि ये टॉपिक्स आप कर लो, और ये टॉपिक्स अभी के लिए आप छोड़ दो। 1 हफ्ते के बाद मुझे दोबारा कम से कम इन टॉपिक्स पर इंटरव्यू दो। तो आपका कॉन्फिडेंस कभी भी कम नहीं होता, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मेरा पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में होता है। अभी मैं ये वीडियो भले ही हिंदी में बना रहा हूँ, लेकिन इंटरव्यू आपका पूरा इंग्लिश में होगा। तो उस टाइम पर अगर आपकी इंग्लिश कंफर्टेबल नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आपको मान लो डीसीए वैल्यूएशन, रिलेटिव वैल्यूएशन, फाइनेंशियल मॉडल की एक्सप्लेनेशन, रेशो सब आता है, बट हिंदी में एक्सप्लेन कर पाते हो, इंग्लिश में नहीं, तब कॉन्फिडेंस आपका डेफिनेटली डाउन होता है। तो आपको अगर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, प्लीज स्टार्ट स्पेंडिंग एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे ओनली टू improve your communication skills. You know each and everything that I have taught in my class, but you are not good in communication, then you will not be explaining anything in the interview. And if you are not able to communicate what you know, there is no point of even knowing it. आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि सब कुछ आपको थ्योरेटिकली आता है या प्रैक्टिकली भी कर सकते हो, बट कम्युनिकेट नहीं कर सकते इंटरव्यू में, तो आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अगले 1 महीने सिर्फ इंग्लिश पे काम करिए। ठीक है, 1 घंटा आप मेरे फाइनेंस के टॉपिक्स पढ़िए और आधा घंटा 1 घंटा सिर्फ इंग्लिश पे काम करिए, और ये प्लानिंग आप कर लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आता कि इंग्लिश पे कैसे काम करना, तो मुझे फोन करो, बात करते हैं। मॉक इंटरव्यूज आर स्क्रिप्टेड एंड अनरियलिस्टिक, बिल्कुल नहीं। जब मैं आपका मॉक इंटरव्यू लेता हूं तो मैं मनोज बिल्कुल भी नहीं। आई बिहेव लाइक रिक्रूटर। आई गो थ्रू योर resume and what is written in the resume, accordingly I'll start asking questions from you. मैं ऐसे नहीं बात करूंगा कि मैंने ये क्लास में पढ़ाया तो था, मैंने तो क्लास में ये पढ़ाया था, आपने ये क्यों लिखा। नहीं, आई विल बिहेव द वे रिक्रूटर विल एक्चुअली बिहेव। मैं आई एक्ट लाइक अ रियल रिक्रूटर। ठीक है, तो स्क्रिप्टेड नहीं, अनरियलिस्टिक नहीं, बिल्कुल
करेक्ट सिमुलेशन है एक रियल इंटरव्यू की। ठीक है, मॉक इंटरव्यूज आर ए वेस्ट ऑफ टाइम। जो मैंने ऊपर बातें बताई, क्या आपको लगता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली बात आप सोच सकते हो कि मॉक इंटरव्यू एक वेस्ट ऑफ टाइम है? ये वाली बातें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप मॉक इंटरव्यू को थोड़ा सीरियसली लो। ठीक है, चलिए आगे अपनी स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बच्चे गलतियां करते हैं। सबसे पहली बात है कि आप सॉफ्ट कॉपी मुझे भेजते हो, वो बात बिल्कुल ठीक है, और सॉफ्ट कॉपी जो आप मुझे भेजोगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में भेजोगे, ये मैंने आपको पहले भी बताई है। पर जब इंटरव्यू के लिए आओगे तो आपको हार्ड कॉपी लेके आनी है। कलर्ड प्रिंट आउट लेके आने की कोई जरूरत नहीं है, आप हार्ड कॉपी लेके आओ। और अगर आप हार्ड कॉपी बाई चांस नहीं ला रहे हो तो मॉक टाइमिंग अपने टाइम शेड्यूल टाइम से आधा घंटा पहले आओ और ऑफिस में आकर के अपना रिज्यूमे प्रिंट कर लो। ठीक है, ये मैंने आपको अभी भी इस वीडियो में पहले ही बताया कि आपको सारी वीडियो सीरीज पूरी देखनी है, क्योंकि हर वीडियो की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। इंटरव्यू प्लानिंग, रिज्यूमे यूजिंग एआई, लिंक्डइन के मॉडल पोस्ट कैसे करने हैं, मॉडल को कैसे एक्सप्लेन करना है, सब की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। आपको सारी वीडियो देखनी है और वो वीडियो देखने के बाद मॉक इंटरव्यू के लिए आना है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि सारी वीडियो के नोट्स बनाने हैं, लिखना है सब कुछ। ठीक है, चलो ये वाली बात हमारी क्लियर हो गई। नो एवरीथिंग दैट इज इन द इन नो एवरीथिंग दैट इज रिटन इन योर सीवी, ये बात समझ लीजिए, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको चैट जीपीटी यूज करके रिज्यूमे बनाना सिखाया था, आपको कैनवा यूज करके आपको रिज्यूमे बनाना सिखाया, तो आप लोग क्या कर रहे हो, चैट जीपीटी जो एक टेक्निकल लैंग्वेज लिख के देता है, जो प्रोफेशनल लैंग्वेज लिख के दे देता है, अब उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। चैट जीपीटी की आपको असिस्टेंस लेनी है, उससे कंटेंट लिखवाना है, और वो कंटेंट में को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके रिज्यूमे में लिखना है। अब इसकी बात का मतलब क्या है, बहुत बार बहुत प्रोफेशनल वर्ड्स चैट जीपीटी लिख के दे देता है और आप उसे कॉपी पेस्ट करते हो, और उसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस लिखी होती हैं आपके करियर के बारे में, आपके करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में, आपकी पूरी समरी के रिगार्डिंग, आपके स्किल्स के रिगार्डिंग। तो ऊपर जो रिज्यूमे में सबसे पहली लाइन होती है आपका नाम, और बॉटम पे कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके अचीवमेंट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टॉप से लेकर बॉटम तक हर वर्ड के ऊपर आपके पास कुछ एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, कोई एग्जाम्पल होना चाहिए। टॉप से लेकर के बॉटम तक एक भी वर्ड अगर ऐसा हुआ जो रिज्यूमे में लिखा हुआ है परंतु आपको उसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जैसे एक बच्चे ने क्या लिखा हुआ था, रिवर्स डीसीएफ। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो डीसीएफ तो हमने क्लास में पढ़ा है, उसने रिवर्स डीसीएफ लिख दिया, तो मैं क्या करूंगा, रिवर्स डीसीएफ पे सवाल पूछूंगा। फिर मैंने पूछा बेटा तुम्हें रिवर्स डीसीएफ आता तो है नहीं, उसने कहा कि सर एक्चुअली चैट जीपीटी से लिया था। अब यहाँ पर गलती चैट जीपीटी की नहीं है, गलती आपकी है कि ये चैट जीपीटी लिख के आपको दे दिया और आपने उसको एडिट तक भी नहीं किया। अपना खुद का रिज्यूमे, रिज्यूमे होता क्या है, आप रिज्यूमे में वो सारी बातें लिखते हो जिसमें आप चाहते हो कि सर इन पॉइंट्स पर मुझसे डिस्कस करो, ये सारे पॉइंट्स मुझे अच्छे से आते हैं और ये वो चीजें हैं जो आपकी इस प्रोफाइल में रिक्वायर्ड है। यही तो होता है ना रिज्यूमे हमारा। आपके जाने से पहले एक्चुअली आपका रिज्यूमे जाता है, और रिज्यूमे में उसने लिख दिया रिवर्स टीसीएफ। आपको रिवर्स टीसीएफ आता ही नहीं है, तो क्या होगा, आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत ज्यादा डाउन हो गया। हो सकता है उसके आगे वो बहुत सारे सवाल पूछेगा, बिल्कुल डेफिनेट बात सही है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो टॉप से लेकर के बॉटम तक जो जो चीजें लिखी हैं, हर वर्ड पे आपकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ आप रिज्यूमे के अंदर ना बहुत बार बज वर्ड्स लिखते हो। बज वर्ड्स क्या होता है, कुछ ऐसे सेंटेंस जो आपके करियर में भी लिखे होते हैं, करियर सेक्शन में, समरी के अंदर भी, जैसे डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, ग्रो विद द कंपनी, बिकम एन एसेट फॉर द कंपनी, समथिंग लाइक दिस। ऐसे ऐसे वर्ड लिखते हैं, सब लोग लिखते हैं। इन पर भी आपकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन यू बिकम एन एसेट फॉर मी। इन सब पे आपकी 2 लाइन 4 लाइन एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, और एक रियल टाइम एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए कि सर मैं इस बेस पर ये बात कह रहा हूं कि मैं आपकी कंपनी के लिए एक एसेट बनूंगा,
क्योंकि मैं ये चीजें जानता हूं, मैंने अपने रियल पिछली कंपनी में ये सब काम करके अपनी कंपनी की ग्रोथ में ऐसे कंट्रीब्यूट किया था। कुछ एग्जाम्पल होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो लाइन रिज्यूमे से काट देनी है। ठीक है, चलो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा आपके लिए। आप मॉक इंटरव्यू जब आप आओगे तो कुछ भी ड्रेसअप पे नहीं आओगे, आप वही ड्रेस पहन करके आओ जो आप एक रियल इंटरव्यू में पहन के जाओ। क्योंकि अगर आप मॉक इंटरव्यू को जस्ट लाइक दैट ले रहे हो तो ये बात ठीक नहीं है। टेक इट वेरी सीरियसली, गेट वेल ड्रेस्ड, comb your hair, clean your face, everything. The way you will carry yourself in a real interview, carry in that particular posture. Okay, चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम आ जाते हैं कि मैं अपने मॉक इंटरव्यू में जो टॉपिक्स आपने अपने रिज्यूमे में लिखे हुए हैं उनको मैं कैसे टेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं आपसे कई बार ओरली क्वेश्चन भी पूछता हूँ, कई बार आपको केस स्टडी दे देता हूँ कि इसको सॉल्व करके दो, कई बार मॉक इंटरव्यू में आने से पहले केस स्टडी भेज देता हूँ कि इसको सॉल्व करके सबमिशन करो, फिर मॉक इंटरव्यू में आओ, तब हम डिस्कस करेंगे। हो जाता है इस तरीके से। तो एक्सेल में जैसे कि पूछ सकता हूँ कि भाई नेस्टेड इफ क्या होता है, सम इफ क्या होता है, एक्स लुकअप क्या होता है, पिवट टेबल का क्या यूज है, कौन कौन से चार्ट्स आपको बनाने आते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स में आपसे पूछ लूंगा कि भाई जैसे मिन रिबन को कैसे मिनिमाइज करते हो। ठीक है, किसी टूल को कस्टमाइज शॉर्टकट पे लेके आना हो, क्विक एक्सेस टूल बार में लेके आना हो तो कैसे आप ऐड करोगे। रिबन में अगर कोई टूल नहीं है तो वो कहाँ मिलेगा, कहाँ से आप ऐड करोगे, एड इन्स को कैसे एक्टिवेट करते हैं, पावर पिवट को हम कैसे एक्टिवेट करते हैं, उसका क्या यूज है, पावर क्वेरी क्या होता है, कुछ भी पूछ सकता हूँ एक्सेल रिलेटेड। चलिए, ये है एक्चुअल मॉक इंटरव्यू का सबसे पहला पार्ट। इस पार्ट को मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करता हूँ, मेरे डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ही आते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर कि किस तरह के क्वेश्चन को पूछूंगा। टेल मी द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, तो आप एक टॉप टू बॉटम पूरा फॉर्मेट बताओगे। अब ये आप इंडियन कंपनी का शेड्यूल 3 इनकम स्टेटमेंट बता सकते हो, या फिर एक जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिस्ट फॉर्मेट भी बता सकते हो, ये सब आपके ऊपर है। जो फॉर्मेट आप बताओगे, जो भी लाइन आइटम्स आप कोट करोगे, उसमें से किसी भी आइटम की एक्सप्लेनेशन मांग लूंगा मैं। कि भी जैसे आपने कह दिया डेफर टैक्स, तो मैं पूछूंगा व्हाट इज डेफर टैक्स, व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड डायलूटेड ईपीएस, क्या फॉर्मूला होता है। तो आप शायद मान लो एग्जांपल के लिए डायलूटेड ईपीएस का फॉर्मूला बता देते हो, आप कहोगे कि भाई नेट इनकम एट्रीब्यूटेबल टू कॉमन इक्विटी आफ्टर डायल्यूशन डिवाइडेड बाय डायलूटेड वेटेड एवरेज शेयर्स। अब मैं सवाल आगे पूछूंगा, अच्छा नेट इनकम कौन सी, बिफोर माइनॉरिटी का आफ्टर माइनॉरिटी, बिफोर तो बिफोर क्यों, आफ्टर तो आफ्टर क्यों, डिवाइड बाय डायलूटेड वेटेड एवरेज शेयर्स बोल दिया आपने, मैं पूछूंगा कैसे निकालते हो, अब उसका जवाब दोगे। मैं पूछूंगा डायल्यूशन कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ऑप्शन से निकालते हैं, कौन सा मेथड लगता है। तो हर पॉइंट के ऊपर सवाल, इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, फिर ऐसे बैलेंस शीट में कैसे क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल टेल मी द आइटम्स इन द इक्विटी सेक्शन, तो आप कुछ आइटम्स बताओगे, उनकी एक्सप्लेनेशन पूछ लूंगा मैं। कई बार मैं डिफरेंस पूछ लेता हूँ कि जो इंडियन बैलेंस शीट है उसमें और जो आप ये बता रहे हो यूएस बैलेंस शीट के इक्विटी सेक्शन में क्या डिफरेंस है, ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो इनकम स्टेटमेंट में है और जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस शीट में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होता है, कुछ भी सवाल। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मैंने आपको 40 से 50 क्वेश्चंस शेयर किए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको दे रखे हैं, सब करके आओ। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपके लिखा भी हुआ है कि हर आइटम का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है मैं बहुत बार पूछता हूँ। उसके बाद मैं ये सवाल बहुत पूछता हूँ कि एग्जाम्पल के लिए डेप्रीशिएशन 10 रुपए बढ़ जाए तो क्या इफेक्ट आएगा, हमने इन्वेंट्री परचेज कर ली 100 रुपए की ऑन क्रेडिट, तीनों स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, एक्रूड कॉम्पनसेशन 10 रुपए बढ़ गया तीनों स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, डेफर टैक्स 10 रुपए इंक्रीज हो गया बताओ क्या इफेक्ट आएगा, कंपनी ने शेयर बाय बैक कर लिए बताओ तीनों स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। अब आपको 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल्स में हमारे क्लास में मैंने आपको इनमें से कोई एक मॉडल कराया होगा, या तो नेटफ्लिक्स, हुंडई, टाटा मोटर्स, पीवीआर मॉडल, एप्पल, एपे कॉर्पोरेशन, कैलोग्स, मैकडोनाल्ड, इनमें से कोई एक मॉडल कराया होगा आपको। आपको कोई 2 मॉडल करके आने हैं और उन मॉडल्स का स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन आपको बढ़िया से प्रैक्टिस करके आना है। नेटफ्लिक्स जैसे एक मॉडल है, ठीक है,
ये मॉडल को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसकी वीडियो इसी वीडियो सीरीज में आगे है। आप देख सकते हो कि अगर मैं आपको कहूँ विल यू हाउ डिड यू प्रिपेयर नेटफ्लिक्स मॉडल, तो वो कैसे एक्सप्लेन करना है इस वीडियो में आगे जाओ, पांचवी या छठी वीडियो है, नेटफ्लिक्स मॉडल की एक्सप्लेनेशन पूरी दे रखी है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके अंदर, आप बहुत सारे तरीके से मॉडल को एक्सप्लेन कर सकते हो, बट मेरा जो फोकस रहता है वो रेवेन्यू पे रहता है कि रेवेन्यू कैसे फोरकास्ट करी और एक्सपेंस के आइटम्स क्या थे उनको आपने कैसे फोरकास्ट किया। आपको कोई दो मॉडल करके आने हैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपकी आती है वैल्यूएशन टेक्निक्स। पहले एक्सेल, फिर फाइनेंस स्टेटमेंट, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ रेशियो एनालिसिस। ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होती है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारे मैं रेशियोज के अंदर पूछता हूँ। ठीक है, अब वैल्यूएशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपको ये टॉपिक को क्लियर करने के लिए डीसीएफ और रिलेटिव वैल्यूएशन की थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। डीसीएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको 100 क्वेश्चन के आसपास मैंने आपको दे रखे हैं, क्वेश्चन प्लस आंसर्स। रिलेटिव वैल्यूएशन की भी आपको पीडीएफ फाइल दे रखी है, उसके क्वेश्चंस और आंसर्स। आपको क्या करना है, पहले जो डीसीएफ की थ्योरी क्लास है उस पूरी थ्योरी क्लास को देखो, फिर डीसीएफ का पूरा प्रैक्टिकल करके देखो, और फिर जो उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करो। जब तक ये नहीं करोगे तब तक मॉक इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। उसके बाद अगर आप मेरे पास अच्छा परफॉर्म करते हो मॉक इंटरव्यू में, तो आप रियल इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। एम आई मेकिंग माई पॉइंट क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज डीसीएफ वैल्यूएशन, तो ये पहले से ही अगर आपने प्लान कर रखा है कि भाई डीसीएफ वैल्यूएशन पूछा तो आप क्या आंसर दोगे, तो ही आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, नहीं तो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा एक बात और, ये जो डीसीएफ के क्वेश्चंस हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं और जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कैसे देना है वो वीडियो बना करके भी मैं डालूं, तो ये मैं तभी कर पाऊंगा जब आप इस वीडियो के कमेंट में लिखोगे कि हाँ सर, ये वीडियो भी हमें पसंद आई, आप प्लीज हर एक टॉपिक की वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। अगर आप ये कमेंट में लिखोगे तो ही मैं वो वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज फिर मैंने आपको क्लास में सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, प्रैक्टिस करो और फिर मॉक इंटरव्यू के लिए आओ। चलिए, आपको डीसीएफ के स्टेप्स को सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है। इसमें क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, टेल मी द स्टेप्स इन डीसीएफ वैल्यूएशन, व्हाट इज एंटरप्राइज वैल्यू, हाउ डू यू कैलकुलेट शेयर प्राइस फ्रॉम द एंटरप्राइज वैल्यू, व्हाट आर द अल्टरनेटिव वेज टू कैलकुलेट द एंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है, आप एंटरप्राइज वैल्यू में माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्यों जोड़ते हो, कैश आप क्यों माइनस करते हो, कौन सा कैश माइनस करते हो, कौन सा कैश माइनस नहीं करते हो, मार्केट सिक्योरिटीज का क्या करोगे, शॉर्ट टर्म मार्केट सिक्योरिटी क्या करोगे, लॉन्ग टर्म का क्या करोगे, अगर मान लो म्यूचुअल फंड्स हैं तो उनका आप क्या करोगे। ये सारे तरह के क्वेश्चन मैं आपसे मॉक इंटरव्यू में पूछता हूँ। मेकिंग माई पॉइंट क्लियर? चलिए, अब जैसे इसमें आप मार्केट कैप निकालते हो एंटरप्राइज वैल्यू में, तो उसमें डायल्यूशन आप कैसे निकालोगे? सवाल है, ये सब सवाल मैं आपसे मॉक इंटरव्यू में पूछूंगा। अब जैसे क्वेश्चन और क्या पूछ सकता हूँ यहाँ पे कि भाई ट्रेडिंग फॉर्म्स क्या है, ट्रांजैक्शन फॉर्म्स क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है, और कौन कौन से मल्टीपल्स होते हैं, हिस्टोरिकल मल्टीपल क्या है, फॉरवर्ड मल्टीपल क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू और एंटरप्राइज वैल्यू में क्या फर्क है। ठीक है, अ, जैसे शेयर्स, आप एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कौन सी बैलेंस शीट यूज करोगे, एनुअल रिपोर्ट की क्वार्टर फाइल, इन सब के अंदर ट्रिक है। अब एक्चुअली आंसर क्या है कि भाई हम यूज करेंगे लेटेस्ट फाइल, क्योंकि एंटरप्राइज वैल्यू लेटेस्ट होती है। फिर मेरा क्वेश्चन आता है कि मान लो क्वार्टर फाइल के बाद भी कुछ फाइल्स आ रखी है, मान लो कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट कर दिया क्वार्टर फाइल के बाद, तो फिर आप क्या एडजस्टमेंट करोगे अपनी एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेशन में। कंपनी ने बोनस दे दिया तो क्या चेंज करोगे, कंपनी ने एडिशनल डेट ले लिया तो क्या आप करोगे, कंपनी ने कोई एक्विजिशन प्लान कर दिया तो आप क्या करोगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो वैल्यूएशन में पूछे जाते हैं, और
जैसे नॉन रिकरिंग आइटम्स क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस, और उनकी क्या एडजस्टमेंट है, कौन से आइटम्स हैं जिनका हम टैक्स एडजस्टमेंट करते हैं, कौन से आइटम्स का टैक्स एडजस्टमेंट हम नहीं करते हैं। ठीक है, रिकरिंग ईबीआईटी और रिकरिंग पैट निकालने के लिए ये सारे सवाल। उसके अलावा बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी कंपनी का इबिडा नेगेटिव है, तो इबिडा मल्टीपल तो नहीं चलेगा, तो आप क्या करोगे। किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, तो पीई रेशो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो क्या करोगे। एक कंपनी का इक्विटी नेगेटिव चल रहा है, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में। बहुत सारे क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको आंसर करने की कोशिश करनी है मॉक इंटरव्यू में। जब मॉक इंटरव्यू में सारे सवालों के जवाब दे पाओगे, तो डेफिनेट है कि आप रियल इंटरव्यू में और ज्यादा बेटर परफॉर्म करोगे। ये पूरी पर्टिकुलर वीडियो, ये जो मॉक इंटरव्यू की वीडियो बना रहा हूँ, इसका पर्पज क्या था। इसका पर्पज है कि आपको मैं ये बता पाऊँ कि भाई मॉक इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक इंटरव्यू दे के देखो, ताकि आप रियल इंटरव्यू की एक फील ले पाओ। ठीक है, बट मॉक इंटरव्यू में आने के लिए आपको उसी एटीट्यूड के साथ आना है कि जिस एटीट्यूड से आप रियल इंटरव्यू में जाओगे। ठीक, चलो आगे देखते हो क्या लिखा है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके सारे टॉपिक्स नहीं हुए हैं, जो कंपलसरी टॉपिक्स की मैंने लिस्ट दी वो सारे नहीं हुए हैं, तो फर्स्ट मॉक इंटरव्यू यहीं तक करके आ जाओ। ठीक है, और फिर सेकेंड मॉक इंटरव्यू में जब हम सारी बातें डिस्कस कर लेंगे कि भाई हाँ, वैल्यूएशन टेक्निक आपकी ठीक हो गई है, आपका इंट्रोडक्शन आपका ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियो एनालिसिस आपका ठीक है, तब ये मर्जर मॉडल और आपका ये प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉडल, इसको भी तैयार करना है। अब जैसे मर्जर क्या है, एक्विजिशन क्या है, क्वेश्चन है मेरा। आपने मर्जर मॉडल में क्या किया। मर्जर मॉडल में बहुत कुछ है जो किया जा सकता है, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। हमने जो क्लास में मर्जर मॉडल किया वो एक तरह का मॉडल है, उससे कई गुना और ज्यादा एडवांस्ड मॉडल किए जा सकते हैं। अगर आपने एडवांस मॉडल करना है तो पीवीआर आइनॉक्स का मॉडल आपकी वीडियोस में है, वो भी कर लेना। अभी तो हम एचपीई और जूनिपर का जो है मॉडल क्लास में कर रहे हैं, तो अभी के लिए उसी पर फोकस करो। अगर आपको बहुत एडवांस लेवल पे जाना है जिसकी जाने की जरूरत नहीं है, तो आप पीवीआर और आइनॉक्स का मर्जर मॉडल देख सकते हो। अब वो हमने क्लास में पढ़ाना क्यों बंद कर दिया, क्योंकि वो बहुत एडवांस्ड हो गया, बहुत सारे लोग कॉम्प्रीहेंड कर ही नहीं पा रहे, समझ नहीं पाए। और बच्चों ने प्रैक्टिस करके मेहनत करके समझ भी लिया, तो मॉक इंटरव्यू की टेबल पे नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो फिर उस मॉडल को चेंज करके हमने ये नया मॉडल अपडेट किया। अब इससे मैं आपसे क्या पूछूंगा, एग्जाम्पल के लिए आप मुझे बताओगे कि आपने इस मॉडल मॉडल में एक्रीशन डायल्यूशन कैलकुलेट किया। मैं पूछ लूंगा भाई एक्रीशन कब होता है, डायल्यूशन कब होता है, मतलब डायल्यूटिव डील क्या होती है, एक्रीटिव डील क्या होती है, सबसे पहला स्टेप क्या था आपका। ठीक है, डील वैल्यू कैसे निकालोगे, शेयर्स कितने इशू हुए ये कैसे निकालोगे, गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, डेफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, और भी कई चीजें मैंने यहाँ पे लिखी थी। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको स्टेप बाय स्टेप मॉडल कैसे एक्सप्लेन करना है, ये पहले पेपर पे लिखो, उसको प्रैक्टिस करो, बोल के प्रैक्टिस करो घर पे, और फिर मुझे क्लास में मॉक इंटरव्यू आके एक्सप्लेन करो। तो ये जैसे मैंने बताया, शेयर इशू कैसे निकालोगे, गुडविल कैसे निकालोगे, डेफर्ड टैक्स। अच्छा, फंड रिक्वायर्ड कितने हैं, जैसे मान लो आपका ऑफर प्राइस 40 रुपए का है, आपने 100 शेयर खरीदे, तो ये आपका 4,000 रुपये हो गया। तो ये 4,000 रुपये का आपको फंड जनरेट करना, तभी तो एक्विजिशन या कर पाओगे आप। तो ये कैलकुलेशन तो हो गई, बट अब इसके आगे क्या, वो कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, वो सारी चीज आपको मुझे समझानी पड़ती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट फाइनेंस। प्रोजेक्ट फाइनेंस में आपने देखा होगा कि हमने क्लास में तो एक मॉडल कराया है, बट आपको वीडियो में 2 मॉडल और मिलेंगे। अब क्लास में हर बैच में आपको पता है कि हम अलग अलग टॉपिक कराते हैं, तो मुझे नहीं पता आप कौन से बैच के स्टूडेंट हो। तो या तो हमने आपको सोलर कराया होगा, या फिर आपको रियल एस्टेट, कमर्शियल प्रॉपर्टी का कराया होगा, या फिर होटल कंस्ट्रक्शन का कराया होगा। तो आपने जो भी क्लास में किया वही करके आ जाओ, और उसी को मुझे एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो स्लाइड बना रखी है मैंने, ये रियल एस्टेट के पॉइंट से बना रखी है। तो आपको ये वाली बात तो समझ में आनी चाहिए कि प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या होता है, बताओ मुझे। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट कौन से होते हैं बताओ। ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है उसके मुझे स्टेप्स एक्सप्लेन करो। मॉडल कैसे बनाया आपने, क्या क्या कैलकुलेट करते गए, आपकी इसमें लर्निंग क्या है। ठीक है, सब बताओ, एक्सप्लेन करो। ठीक है, प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे निकाली आपने, फंड्स सप्लायर्स कौन थे और उनकी रिक्वायरमेंट आपने कैसे कैसे कैलकुलेट करी, और कब कब वो एलोकेट हुए, कौन सा फंड, डेवलपर इक्विटी, इन्वेस्टर इक्विटी, मैजनीन फाइनेंस, ये कब कब लिए और ये इनकी कैलकुलेशन कैसे हुई, लेने की प्रोसेस क्या थी और रीपेमेंट की प्रोसेस क्या है। ये पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंस के मॉडल में एक्सप्लेन है, आपको मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना है। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पर रेंट एरिया कैसे कैलकुलेट किया, ग्रोस एरिया कैसे कैलकुलेट किया, हार्ड कॉस्ट कौन सी है, उनकी शेड्यूलिंग या एलोकेशन ओवर द ईयर्स, ओवर द पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट कैसे की, सॉफ्ट कॉस्ट क्या होती है, कैपिटलाइजेशन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या है, एनपीवी, एक्सआईआरआर, ये सब तो बड़े सिंपल सिंपल सबको आता है। फ्लैग्स क्या होते हैं, क्या जरूरत है, सब क्लास में सिखाया गया है, आपको ये सब तैयार करके आना है, ठीक है। अगर पहले से तैयार करके आओगे तो आके मॉक इंटरव्यू परफॉर्म कर पाओगे। मॉक इंटरव्यू में एक्सप्लेन करते टाइम कुछ कमियां होंगी तो मैं आपको बता दूंगा कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे एक्सप्लेन करो। इज दैट क्लियर? चलो, इसके बाद आपकी ये मैंने बताया था कि ऑप्शनल टॉपिक्स हैं, एलबीओ, इंडस्ट्री रिसर्च, इक्विटी रिसर्च, कंपनी प्रोफाइल, ये आपको हमने क्लास में पढ़ा दिया है। बट मॉक इंटरव्यू के लिए तो ये डेफिनेटली ऑप्शनल है। और रियल इंटरव्यू में अगर कोई कंपनी ये टॉपिक्स डिमांड करती है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करके चले जाओ। या फिर अगर मान लो कोई कंपनी आपसे इक्विटी रिसर्च मांगती है तो पक्की बात है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन भी तो मांग रही है। तो आपको इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, इंटरव्यूअर आपको इसके लिए ऑप्शन दे सकता है। परंतु क्लास तो अपन ने अटेंड करी रखी है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल जीरो नॉलेज हो गई। जब आपने 6 घंटे 8 घंटे की क्लास अटेंड करी है रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर तो कुछ तो याद रहा होगा। तो ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू आप इसको रिवाइज करके चले जाओ, आपका काम बन जाएगा। पर मेन पॉइंट में जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो कंपल्सरी टॉपिक्स है इनकी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग लेकर के जाओ। पहले आओ मेरे पास, मैं डिस्कस करता हूँ चीजें, टेस्ट करता हूँ, कुछ कमियां रहेंगी आपको बता दूंगा, उनको इम्प्रूव करके अगली बार आ जाओ, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि जितने भी टॉपिक्स पर आज हमारी डिस्कशन हुआ, इन सभी टॉपिक्स पर मैं 15-15, 20-20 क्वेश्चंस जो मेनली पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, उनको आपको कैसे जवाब देना है, उस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो के कमेंट में लिखो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक जरूर करो। जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अब ये पूरी वीडियो सीरीज आप देख करके मेरे पास मॉक इंटरव्यू आइए। थैंक यू सो मच।